स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, भारत में कंपनी राज का प्रभाव। ओके, क्लास 8 में पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ा है और ये चौथा चैप्टर है, भारत में कंपनी राज का प्रभाव। पार्ट 4, भारत में कंपनी राज का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी के पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि भारत पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन अब कैसे लंबे समय तक नियंत्रण रखा जाए, शासन मतलब जो इस राज्य स्थापित हो गया था इसको लंबे समय तक कैसे बनाया रखा जाए, लंबे समय तक कैसे शासन किया जाए। तो कुछ नीतियाँ वो बनाते हैं। ओके भाई, अगर आप किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो कब्जे को कैसे बनाए रखें कि कोई आपसे वो कब्जा छीन ना सके। तो तमाम तरह की नीतियाँ बनाते हैं, तमाम तरह के एक्ट कानून लाते हैं जिससे भारत में हो रहे विद्रोहों का दमन किया जा सके। ओके, बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं कि भारत अपनी आवाज़ ना उठा पाए और हम लोग भारत को लंबे समय तक शोषित करते रहें। जैसे क्या करते हैं देखिए, पहले तो इस चित्र को देखिए। ये भूख से सब लोग परेशान हैं, कपड़े भी नहीं पहनने के लिए भूख से सब लोग यहाँ पर त्रस्त हैं। ओके, देखिए शरीर देख करके आप समझ सकते हैं कि ये सब भूख से पीड़ित है, यानी भूखमरी की स्थिति है। ओके, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, सबसे पहली हेडिंग। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। दोहरी व्यवस्था क्या थी देखिए, जब कभी कभी आता है द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। तो द्वैध शासन का मतलब ये है कि दो लोगों का शासन था बंगाल पर। एक तो शासन नवाब कर रहा था और एक अंग्रेज़ कर रहा था। अब जो प्रशासनिक काम है, जैसे पुलिस प्रशासन या और जो सारे काम हैं वो नवाब देखता था, बंगाल का नवाब वो सारे काम करता था। राजस्व वसूली का जो काम है वो अंग्रेज लोग करते थे बंगाल में। ओके, तो इसीलिए उसको कहा गया द्वैध शासन, यानी दो लोगों का शासन था। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं। देखिए, कंपनी के पास अधिकार थे, कोई दायित्व नहीं। मतलब अधिकार था भाई राजस्व वसूलने का, लेकिन इसका कोई काम नहीं था कि जनता के लिए कोई काम करे, कोई दायित्व कुछ नहीं था। नवाब के पास दायित्व था परंतु अधिकार नहीं। मतलब नवाब के पास पूरी जिम्मेदारी थी जनता की भलाई करें, मतलब कल्याणकारी योजनाएं लाएं, लेकिन कोई अधिकार नहीं था क्योंकि पैसा ही नहीं था। पैसा कौन लेता था? राजस्व वसूली का काम तो अंग्रेजों का था और उनको कोई दायित्व नहीं था। तो मतलब जिनके पास अधिकार था उनको कोई दायित्व नहीं था, जिनका दायित्व था उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था। तो दोहरी शासन व्यवस्था थी, इसी को द्वैध शासन बोला गया। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ा, बंगाल में भुखमरी पड़ी। ओके, बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। सोचिए और बताइए, यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे? कैसे करवा सकते थे जब आपके पास राजस्व ही नहीं है, कोई आय का कोई स्रोत ही नहीं। चूँकि राजस्व कहाँ से प्राप्त होता था? जब किसान खेती करते थे। तो जब अंग्रेज़ को वसूली का जिम्मा मिल गया कि आप वसूली कीजिए, तो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा, ये जो अंग्रेज़ थे किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। तो किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया कि हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो जब खेती करना छोड़ दिया तो भुखमरी पैदा हुई। ओके, अकाल पड़ने लगे तो और ज़्यादा दशा खराब हो गई। तो वही आपसे पूछ रहा है, यदि आप नवाब की जगह होते तो आप
क्या विकास के कार्य करवा सकते थे? कैसे करवा सकते थे जब पैसा ही नहीं? कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं, कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। अब देखिए, वहाँ इंग्लैंड में वो जैसा भारत में व्यवस्था वैसा इंग्लैंड में ही था। इंग्लैंड में अच्छी व्यवस्था थी, तो इंग्लैंड के लोग उस समय हालांकि अच्छे थे। वो सोचते थे कि कम से कम वहाँ भारतीयों का शोषण ना किया जाए, लेकिन जो यहाँ अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी भारत में थे, वो जमकर शोषण करते थे। उन्हें कोई भारतीयों से कोई लगाव नहीं था कि भारत के लोग 2 टाइम का खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे, कपड़ा पहनने के लिए है कि नहीं है, भुखमरी है कि नहीं है, सब कुछ उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी भारतीयों से। उनका एक ही काम था, अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करना, किसानों का शोषण करना, दमन करना। ओके, इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब चूंकि ये भ्रष्ट थे, अधिक से अधिक टैक्स वसूलते थे, तो मैंने कहा ना, किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, तो अब टैक्स मिलना बिल्कुल बंद हो गया, तो कंपनी कहाँ जा रही थी? घाटे में। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड, जैसे ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसको पाउंड बोलते हैं, ओके, तो कंपनी इतनी ज़्यादा घाटे में जा रही थी कि ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड यानी ब्रिटिश मुद्रा की ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जो कि उनकी योग्यता और नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख की जाए पूरी, कि योग्य हैं कि नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा शोषण तो नहीं कर रहे किसानों का। ओके, ऐसा मांग किया जाने लगा। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून बनाया गया। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानून में बदलाव का समर्थन किया। ओके, इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट पारित किए गए। कुछ एक्ट पारित किए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ देखते हैं। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। जो कंपनी थी उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। ओके, कि अब इन पर नियंत्रण कौन रखेगा? ब्रिटेन के जो प्रमुख हैं वो रखेंगे। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया, क्या कहा गया, कि वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, सैनिक, असैनिक राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखें, यानी पूरी जानकारी दें कि आप भारत में कैसे क्या कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन ना कमाएं। ओके, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। मतलब जब कंपनी के अधिकारी इंग्लैंड वापस जाएं तो पूरी अपनी लेखा जोखा बताएं कि हम भारत से इतना पैसा लाए हैं, इतना कमाए, इतनी हमारी संपत्ति है, ये कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कि सर्वोच्च न्यायालय की, मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, और जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओके, तो बंगाल का जो गवर्नर था, पहले पद का नाम क्या था? गवर्नर। अब उसको कहा जाने लगा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का, यानी जहाँ पर कंपनी का अधिकार है, चाहे बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो, उसका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं कि भाई ये कहाँ से, किस एक्ट से संबंधित है। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773, रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, इसके बाद एक और कानून आता है, एक और एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। ये ब्रिटिश संसद में, मतलब ब्रिटेन में कानून पारित होता था, फिर उसको भारत में लागू किया जाता था। तो ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुआ? ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई।
इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि ब्रिटेन की सरकार थी, अब उसको क्या अधिकार प्राप्त हो गया इस कानून के द्वारा कि कंपनी के सैनिक और असैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी मामले कंपनी अब किसको बताएगी, सभी मामले ब्रिटेन के प्रमुख को बताएगी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को बताएगी। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। यानी ब्रिटेन की जितनी भी सेनाएं भारत में मौजूद हैं उनका सेनापति कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। ओके। व्यावसायिक मामले में कंपनी की स्थिति रही यथावत रही, मतलब अब कंपनी को कहा गया कि सिर्फ आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापारिक अधिकार यानी व्यावसायिक मामले मतलब व्यापारिक अधिकार आपके पास रहेंगे, बाकी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सारे मामले कौन देखेगा, ब्रिटिश सरकार स्वयं देखेगी। उसने एक परिषद भी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी पर नियंत्रण रखती थी। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा नियंत्रण परिषद। ये कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, ये देखिए गवर्नर जनरल ये भारत का है, बंगाल का गवर्नर जनरल, चेन्नई का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर, यानी इन दोनों पर नियंत्रण कौन रखता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये इन दोनों से बड़ा था। इस एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास और मुंबई, बम्बई, पहले बम्बई कहते थे मुंबई को, प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ओके, यानी कि ये जो चेन्नई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी इसको बोलते हैं, और ये बम्बई प्रेसिडेंसी यानी मुंबई प्रेसिडेंसी, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। तो किस एक्ट के तहत हुआ, 1784। ओके, ये भी जान लीजिए जो भी इसमें लिखा है। फिर ये देखिए इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पारित किए जो निम्नलिखित हैं। अब इसने कुछ और भी एक्ट पारित किए, तो वो एक्ट यहाँ पर दिए हैं, देखिए। ये है चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या कहा गया, इस एक्ट से गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे अपने परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार बम्बई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल का नियंत्रण है वो बम्बई और चेन्नई पर ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो चार्टर है, चार्टर एक्ट 1813, ये इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। मतलब चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी भारत से व्यापार करेगी। ओके, ब्रिटिश सरकार जितनी कंपनी भेजेगी उतनी कंपनी व्यापार करेगी। पहले एक ही कंपनी थी, उसी को एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन अब सिर्फ चाय के व्यापार पर पुरानी वाली कंपनी को एकाधिकार था। बाकी जितने भी सामान हैं उसके लिए कई अन्य कंपनियां भी भारत से व्यापार कर सकती हैं। ओके, भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। झूठ है। ओके, कुछ नहीं किया गया था, मतलब नाम के लिए ब्रिटेन ने कहा कि हम भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपये का बजट पारित कर रहे हैं, ये झूठा था। ओके, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट है। ये जो है अगला जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब चाय के व्यापार पर एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज प्रशासन चलाने का कार्य रह गया। ओके, अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एक प्रशासन चलाने का काम करती थी, पूरा अधिकार ब्रिटेन सरकार के पास चला गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। फिर यहाँ क्या है, मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब मुंबई और चेन्नई अब अपने लिए कानून नहीं बना सकते। बंगाल का गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा वो पूरे
मुंबई और चेन्नई पर लागू हुआ। फिर चार्टर 1853 आता है। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ओके, परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया, यानी कंपनी का नियंत्रण कम होता गया। अब कंपनी पर किसका नियंत्रण बढ़ गया? ब्रिटिश सरकार का। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्त किए गए नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की भी व्यवस्था की। इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे: नागरिक सेवा, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत से कंपनी का नियंत्रण हटा दिया और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया कि अब हम भारत का नियंत्रण हम करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा अब कंपनी का कोई महत्व नहीं रह गया। ओके, ब्रिटिश सरकार ने एक कलेक्टर नियुक्त किया जो राजस्व वसूली का काम करता था। ओके, ब्रिटिश सरकार ने कलेक्टर नियुक्त किया जो भारत से राजस्व वसूलने का काम करेगा। एक जज भी नियुक्त किया जो न्याय व्यवस्था देखेगा। एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट भी नियुक्त किया ताकि कानून व्यवस्था वहाँ पर बनी रहे भारत में। कंपनी का काम हल्का हल्का रहेगा, बाकी पूरा अधिकार ब्रिटिश सरकार स्वयं ले लेती है। मालूम कीजिए कि क्या आज भी भारत में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? तो मालूम कीजिए भाई। ओके, कि जज तो भाई अपना काम करता है, न्याय वाला ये भी करता है, यानी एसपी वगैरह। ओके, तो इनको पुलिस सुप्रिटेंडेंट कहा गया। तो ये शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। कलेक्टर राजस्व वसूली, कलेक्टर मतलब डीएम कह लीजिए आप। हल्का हल्का व्यवस्था वैसे है जैसे आज है। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। अब ये जो कलेक्टर, जज, ये सारे पद हैं, इस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानून में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। मैंने बताया था 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ओके, मैंने आपको बताया था अभी। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपीय और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। असल में बात ये थी कि जो ब्रिटिश जज थे वो भारतीयों के मामलों की भी सुनवाई कर सकते थे और यूरोपीय नागरिकों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन जो भारतीय जज होते थे ये यूरोप के नागरिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई भी उनके मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। भारतीय जज सिर्फ भारतीय लोगों की सुनवाई कर सकते थे। ओके, जबकि जो यूरोप के या हम कहें ब्रिटिश जज थे ये भारतीयों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे, यूरोपीय मामलों की सुनवाई कर सकते थे। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। अंग्रेज़ों या यूरोपीय लोगों के लिए अलग अलग कानून न्याय की व्यवस्था क्यों की गई, चर्चा कीजिए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। अब चूंकि प्रशासन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो ऐसा लगने लगा कि हम लोग को भारतीय रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहिए, उनकी भाषाओं, परंपराओं, उनके समाज के बारे में जानना चाहिए ताकि उनके अनुसार कानून ला सकें। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए भारतीय के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 में प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 थी, किंतु 1863 में प्रवेश की उम्र 23 से घटाकर 21 कर दी। मतलब 53 में ये एक प्रकार से जैसे आज IAS PCS की परीक्षा होती है ऐसे ही थी। तो पहले 1853 में
प्रवेश की उम्र क्या थी जब प्रारंभ की गई? तो 23 वर्ष थी। 10 वर्ष बाद 23 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई और आज भी ये लागू है 21 वर्ष। अगर आप IAS की परीक्षा देना चाहते हैं तो 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। फिर ये देखिए 1876 में घटा करके 21 वर्ष से कर दी गई 19 वर्ष। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी, इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो जाता था। अब चूंकि ये परीक्षा पहली बात तो इंग्लैंड में होती थी और इंग्लिश में होती थी, अंग्रेजी में, तो अब इंग्लैंड में जाना ही मुश्किल था भारतीयों के लिए, परीक्षा देना तो दूर की बात है। और जो पहुंच जाते थे तो परीक्षा इंग्लिश में होती थी, तो इंग्लिश में परीक्षा होगी तो अंग्रेजी पास होंगे ज़्यादातर, 1-2 लोग पास हो सकते थे, बाकी भारतीय इसमें नहीं पास हो पाते थे। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1871 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स, नाम याद रखिए, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की और इसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी देना। ओके। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे ये मानते थे कि नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। राजा राम मोहन पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित थे और ये चाहते थे कि अंग्रेजी भारतीय भी सीखें। ओके। राजा राम मोहन चाहते थे कि जो अंग्रेजी भाषा है ये भारतीय लोग भी जान जाएं। ये देखिए, उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की ताकि भारतीय लोग भी सीख जाएं। अब ये चिट्ठी लिखी इन्होंने कि हमें पता चला कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोग का ज्ञान भर सकती है, ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र, दूसरे उपयोगी विषय को, विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों, उपकरणों से सुसज्जित करके कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। 11 दिसंबर 1823 को राजा राम मोहन राय ने एक पत्र लिखा था ब्रिटेन को। ओके। मतलब उन्होंने कहा जो प्राचीन परंपरा वाली शिक्षा दी जा रही है वो तो हम लोग पहले से दे लेंगे, पहले से हमारे देश में दी जा रही है। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अंग्रेज हैं तो आप अंग्रेजी शिक्षा हम लोग को सिखाइए, बाकी जो पुरानी परंपरा, संस्कृत वगैरह वो सब तो हम पढ़ ही लेंगे। ओके। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी ब्रिटेन में कि भारतीयों को रसायन शास्त्र के बारे में बताया जाए, गणित, इंग्लिश, दर्शन, ये सारी चीज़ें बताई जाएं। पारंपरिक शिक्षा मत दो, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो हमारे यहाँ चला ही आ रहा है। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरी होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः 1835 ईस्वी में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का ज्ञान अंग्रेजी ने ले लिया, फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लोग कैसे हों? जो अंग्रेजी सीखे हों, ताकि वो हमारे प्रति वफादार रहें। ओके। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करना शुरू किया। अब यहाँ पर कुछ भूमि सुधार भी करते हैं। ओके। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था करते हैं ताकि किसानों से अधिक टैक्स वसूला जा सके। अंग्रेजी सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी मतलब टैक्स, ओके, भूमि कर को मालगुजारी बोला जाता था, इसको बढ़ाने के लिए वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया। आप देखिए, नाम सुनिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए, और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंपा जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। तो सबसे पहले आता है स्थायी बंदोबस्त, जिसको कौन लाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ओके। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन यानी स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यह जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाई। अब यही
लोग ज़मीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रह सकता था जब वे मालगुजारी देते रहे। उन्हें ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने, उनसे ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह बंगाल, उड़ीसा, अवध प्रांतों में व्यवस्था लागू थी। जो स्थायी बंदोबस्त था इसको किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। ओके, बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में लागू किया था। इसमें यह कहा गया कि कोई मान लीजिए जमींदार है, उसको स्थायी रूप से एक प्रकार से ठेका दे दिया गया हमेशा के लिए। अब आने वाला उसका पुत्र भी ठेकेदार ही होगा, जमींदार होगा। स्थायी बंदोबस्त कर दिया कि आप एक निश्चित रकम हमको देते रहें, बाकी आप अपना काम चलाते रहें। ओके, तो इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। अंग्रेज़ों ने ये लागू किया ताकि टैक्स उनका स्थायी रूप से मिलता रहे। चाहे किसानी मतलब कहीं कृषि जो है थोड़ी पैदावार कम हुई तो भी उनको उतना ही टैक्स मिलेगा अंग्रेज़ों को, क्योंकि स्थायी है। अगर ज़्यादा पैदावार हो गई तो भी उतना ही मिलेगा। तो ये व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि इसमें क्या होता था कि ज़मींदार ज़्यादा मेहनत करते थे खेतों को सही करने में। ओके, क्योंकि अगर खेत सही रहेंगे, उपजाऊ रहेंगे, तो ज़्यादा अनाज उपजेगा तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो किसको फ़ायदा होगा? ज़मींदार को, क्योंकि ज़मींदार अंग्रेज़ों को तो एक निश्चित रकम देंगे, स्थायी रकम देंगे, बाकी ज़्यादा अगर मिलेगा तो अपना बचा लेंगे। ओके, तो ये स्थायी बंदोबस्त था। ये कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया। और इसमें क्या किया इसने? जो मालगुजारी वसूल करने का अधिकार है वो किसी व्यक्ति को दे दिया, और उस व्यक्ति को गांव का जमींदार घोषित कर दिया। उसको स्थायी रूप से वहाँ का जमींदार बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले। अब एक रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको भी देख लेते हैं। रैयत का मतलब होता है जनता, यानी सीधे किसान से जब टैक्स वसूला जाए, बीच में कोई जमींदार वगैरह ना हो, बिचौलिया ना हो। ओके, तो उसको रैयतवाड़ी कहा गया। देखिए, दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। रैयत मतलब किसान स्वयं सरकार को देता था, तो इसको रैयतवाड़ी कहा गया। दक्षिण भारत के मद्रास में लागू थी। फिर है महालवाड़ी। महालवाड़ी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांव के समूह के भूस्वामियों से की जाती थी। मतलब महालवाड़ी मतलब, महाल का मतलब होता है गांव। ओके, महाल का मतलब गांव। तो गांव का जो मुखिया होता था उसके द्वारा मालगुजारी वसूल करवाई जाती थी, तो इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। देखिए, गाँव के समूह को महल कहते थे, महाल कहते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी कहा गया। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता कर लेती थी। महल का मतलब क्या? गांव। तो गांव पर जो स्वामित्व रखेगा वो प्रमुख होगा, गांव का प्रधान, और उसी को जिम्मा दे दिया जाता था कि आप वहाँ से टैक्स वसूल करके हमको दीजिए। तो इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ओके, जिसमें गांव का मुखिया मालगुजारी वसूल करता था। भारतीय उद्योग धंधे का विनाश। अंग्रेज कच्चे माल भारत से लेकर जाते थे, वहाँ से सूत कपड़ा बना के लाते थे, फिर भारत में बेच देते थे। तो इससे जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, देखिए। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इस कारण भारतीय उद्योग धंधे इंग्लैंड के उद्योग धंधों के समक्ष टिक नहीं पाए। इस कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तो उनके सामान सस्ते होते थे, जल्दी बनाते थे मशीनों से, और भारतीय यहाँ जो सामान बनाते थे महंगे होते थे, क्योंकि टाइम लगता था बनने में हाथ से। तो इसलिए भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट हो गए और पूरा यूरोपीय सामान भारत में छा गया। चारों तरफ यूरोपीय सामान थे। फिर यहाँ एक्ट या धारा क्या है? तो किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को एक्ट या धारा कहते हैं। लगान क्या है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।